तो दोस्तों इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा था कि आदित्य की मां को बोन कैंसर था जिसका इलाज उसे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं मिल रहा था। और जब आदित्य को सिद्धार्थ के बारे में पता चला तो उसे अपनी मां के इलाज के लिए एक उम्मीद मिल गई थी, क्योंकि 80 साल पहले डॉक्टर सिद्धार्थ भी इसी कैंसर की दवाई बनाने के लिए इंडिया आए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने वो दवाई बनाई थी या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि एडविन, जैकलिन और सिद्धार्थ इन तीनों की आखिर मौत कैसे हुई थी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब आदित्य और वीना उस बंगले में उस दवाई का नाम लेते हैं तो वहां एडविन ड्यूप्लेक्स की आत्मा आ गई थी जिसने उन दोनों को बंगले से बाहर निकाल दिया था। अब दोस्तों आदित्य और वीना उसी बंगले के बाहर बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर एडविन की आत्मा ने ऐसा क्यों बोला था कि उस चीज पर सिर्फ मेरा हक है। आखिर एडविन किस चीज की बात कर रहा था। दोस्तों तभी आदित्य को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे हॉस्पिटल में बुलाते हैं क्योंकि आदित्य की मां की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी आदित्य और वीना हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और आदित्य हॉस्पिटल में पहुंचकर अपनी मां को देखता है तो उसे अपनी मां की हालत देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। वो अपनी मां को देखकर रोने लगता है। अब आदित्य को अपना बचपन याद आ रहा था कि कैसे बचपन में उसकी मां उसके साथ मस्ती किया करती थी और उन सबका इतना ख्याल भी रखा करती थी, पर जब आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। दोस्तों डॉक्टर आदित्य को कहती है कि आदित्य तुमने अपनी माँ के लिए बहुत कुछ किया है पर उन्हें तो याद भी नहीं है कि तुम कौन हो, और हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकते थे हम सबने मिलकर उतनी कोशिश की, पर अब तुम्हारी माँ को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। दोस्तों ये सुनकर आदित्य का हौसला टूट जाता है। तभी आदित्य को टेबल पर एक तस्वीर दिखाई देती है और आदित्य उस डॉक्टर को पूछता है कि डॉक्टर ये बाबा कौन है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि बेटा ये बहुत ही महान बाबा है। लोगों का मानना है कि जब कोई इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में होता है तो ये उसे सही रास्ता दिखाते हैं। और दोस्तों तभी आदित्य को याद आता है कि उसे भी एक दो बार ये बाबा दिखाई दिए थे जब वो स्कैरी हाउस बनाने वाला था। अब आदित्य अपनी माँ को घर लेकर जाने लगता है कि तभी उसे फिर से वही बाबा दिखाई देते हैं। दोस्तों तभी आदित्य को एक पुराने वैद्य का ख्याल आता है जो कि जड़ी बूटियों का काफी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। वो जल्दी से उस वैद्य के पास पहुंचता है और वहां जाकर उससे पूछता है कि क्या जड़ी बूटियों से बोन कैंसर का इलाज हो सकता है। तो वो वैद्य उसे कहता है कि हो तो सकता है, पर जिस जंगल में वो जड़ी बूटियां मिलती थी वहाँ तो अब बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। जब जंगल ही नहीं बचे तो तुम जड़ी बूटियां कहाँ से लाओगे। तो आदित्य उसे कहता है कि अगर 80 साल पहले इस बीमारी की दवाई बनाई गई हो और आज हमें वो मिल जाए तो क्या वो दवाई असरदार होगी। आदित्य की बात सुनकर वो आदित्य को कहते हैं कि बेटा 80 साल पहले बनाई हुई दवाई तुम लाओगे कहाँ से। तो आदित्य उसे कहता है कि गुरुजी शायद मैं वो दवाई ला सकता हूँ, पर आप बस इतना बताइए कि अगर वो दवाई मुझे मिलती है तो क्या वो दवाई अब असर करेगी। तो वो वैद्य उसे कहता है कि बेटा अगर तुम्हें वो दवाई मिलती है तो वो आज के टाइम पर जरूर असर करेगी, क्योंकि एक्सपायरी डेट सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों की होती है, कुदरत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। दोस्तों ये बात सुनकर आदित्य को एक उम्मीद मिलने लगी थी कि अब उसकी माँ ठीक हो सकती है, पर आदित्य को अब भी ये नहीं पता था कि 80 साल पहले डॉक्टर सिद्धार्थ ने वो दवाई बनाई थी या नहीं, और अगर बनाई भी थी तो अब वो कहाँ होगी। अब दोस्तों ये जानने के लिए आदित्य उस बंगले की मालकिन के घर पहुँचता है जहाँ उसे हेलन का पोता मिलता है। आदित्य उसे कहता है कि आखिर उस बंगले में हुआ क्या था, मुझे उस बंगले की पूरी सच्चाई जाननी है। अब क्योंकि आदित्य काफी गुस्से में था तो वो हेलन को इधर उधर ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढता हुआ उसके कमरे तक पहुंच जाता है जहां उसे हेलन दिखाई देती है। अब दोस्तों हेलन ने आदित्य को इससे पहले कभी नहीं देखा था। अब हेलन आदित्य को देखकर काफी हैरान होती है और वो उसे कहती है कि क्या तू सच में वापस आ गया है, मुझे पता था कि तू दोबारा लौटकर जरूर आएगा। दोस्तों उसके ऐसा बोलते ही आदित्य को एक विजुअल दिखाई देता है जिसमें उसे पता चलता है कि हेलन और कोई नहीं बल्कि जैकलिन की बहन ही थी। आदित्य ये देखकर काफी हैरान होता है और वो हेलन को पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो हेलन उसे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम ही उन सबके रखवाले थे। दोस्तों उसकी बात सुनकर आदित्य उसे कहता है कि मैं किसका रखवाला हूँ। इतने में ही हेलन का पोता उन्हें नीचे से आवाज देता है और उन्हें नीचे
नीचे बुलाता है। वो आदित्य को कहता है कि मुझे उस बंगले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मुझे वहाँ से सिर्फ एक ट्रंक मिला था जिसमें कुछ पुरानी चीजें थी। तुम चाहो तो इस ट्रंक को अपने पास रख सकते हो। दोस्तों तभी आदित्य उस ट्रंक को लेकर अपने घर आ जाता है और अब वो तीनों उस ट्रंक में पड़े सामान को देखने लगते हैं। अब उन तीनों को उस ट्रंक में कुछ खास तो नहीं मिलता, पर तभी आदित्य को एक पुराना वॉइस सिलेंडर दिखता है जिसमें पुराने जमाने में वॉइस रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। दोस्तों आदित्य उस वॉइस सिलेंडर को एक डिवाइस में लगाता है और तभी उसे सिलेंडर में से कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि किसी और की नहीं, डॉक्टर सिद्धार्थ की ही थी। दोस्तों अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि आखिर एडविन ड्यूप्लेक्स सिद्धार्थ और जैकलिन के साथ क्या हुआ था। अब दोस्तों वो तीनों डॉक्टर सिद्धार्थ की आवाज सुनने लगते हैं और हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ फ्रांस से इंडिया आया था तो उसने बोन कैंसर की दवाई बनानी शुरू कर दी थी और दोस्तों पौंडीचेरी के लोगों के साथ मिलकर उसने थोड़े ही दिनों में वो दवाई बना ली थी। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने दवा खाने में था तो वहाँ पर एडविन ड्यूप्लेक्स आता है और वो सिद्धार्थ को कहता है कि डॉक्टर मुझे पता चला है कि आपने जड़ी बूटियों से बोन कैंसर की दवाई बनाई है। तो सिद्धार्थ उसे कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने वो दवाई बना ली है और मैं जल्दी ही इस दवाई को लेकर फ्रांस जाने वाला हूँ ताकि प्राइम मिनिस्टर को किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। दोस्तों उसकी बात सुनकर एडविन उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर आपसे बहुत खुश होंगी। एडविन की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो सिर्फ खुश ही नहीं होंगी बल्कि सिद्ध विद्या को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उसे उसका सम्मान भी दिलाएंगी। अब एडविन वहाँ पर पड़ी कुछ जड़ी बूटियों को देखता है और वो सिद्धार्थ को कहता है कि डॉक्टर क्या आप इस कचरे से दवाई बनाते हैं। दोस्तों एडविन की बात सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है और वो एडविन को कहता है कि मिस्टर एडविन आप अपनी जबान संभाल के बात करें, जिसे आप कचरा कह रहे हैं वो कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। अगर आपको इस विद्या का ज्ञान नहीं है तो इसे कचरा बोलकर इसका अपमान मत करें और आगे से मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोस्तों सिद्धार्थ एडविन को कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सिद्धार्थ के ऐसा बोलने पर एडविन वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन एडविन को देखते हैं जो कि कुछ मजदूरों से काम करवा रहा था। तभी उसे अपने सामने एक हाथी दिखाई देता है। अब दोस्तों क्योंकि एडविन को किसी को डराने में काफी मजा आता था तो वो उस हाथी की तरफ अपनी बंदूक तान लेता है ताकि बंदूक से फायरिंग करके वो हाथी को डरा सके। एडविन के साथी उसे ऐसा करने से काफी रोकते हैं पर एडविन उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस हाथी के पैरों में फायरिंग करनी शुरू कर देता है। तभी वो हाथी काफी डर जाता है और एकदम से वो एडविन की तरफ दौड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और अब एडविन भी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो हाथी काफी तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जब वो हाथी एडविन पर हमला करने लगता है तो अचानक से वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाता है और वो उस हाथी को शांत करने लगता है। दोस्तों सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और थोड़ी देर में ही वो हाथी शांत भी हो जाता है। तभी एडविन का साथी सिद्धार्थ को पूछता है कि डॉक्टर आपने इस हाथी को शांत कैसे किया, वो तो आपके सामने झुककर आपको सलाम कर रहा था। तो सिद्धार्थ उन्हें कहता है कि वो मुझे सलाम नहीं कर रहा था, वो तो इस जड़ को सलाम कर रहा था। सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि जो हाथी किसी के सामने नहीं झुकता वो इस जड़ के आगे झुकता है। मैंने इस जड़ को अपने हाथ पर बांधा हुआ था इसीलिए ये हाथी रुक गया। वो सभी लोग सिद्धार्थ की बात सुनकर काफी हैरान हो रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें कहता है कि मिस्टर एडविन आप जिसे कचरा कह रहे थे आज उसी कचरे ने आपकी जान बचाई है। दोस्तों अब एडविन को भी यकीन होने लगा था कि भारत की धरती में कुछ तो शक्ति जरूर है जिससे वो अभी तक अनजान है। वो सिद्धार्थ को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे माफी भी मांगता है क्योंकि उसने उस जड़ी बूटियों को कचरा बोल दिया था। अब दोस्तों इस दिन के बाद एडविन और सिद्धार्थ के बीच काफी अच्छी दोस्ती होने लगी थी और अब क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे तो एक दिन एडविन सिद्धार्थ को अपना एक राज बताता है। वो सिद्धार्थ को एक सुरंग में लेकर जाता है जो कि उस बंगले के नीचे ही बनी हुई थी। एडविन सिद्धार्थ को कहता है कि मैं इस सुरंग के बारे में सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। वो कहता है कि मैंने इस सुरंग में अपने लिए एक कब्र बनवाई है जो कि एक चमत्कारी कब्र है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि इस कब्र में ऐसा क्या है कि ये चमत्कारी है, क्या इसमें से मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है। तो एडविन उसे
कहता है कि डॉक्टर अगर आप चाहो तो मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। दोस्तों एडविन की बात सुनकर सिद्धार्थ हंसने लगता है क्योंकि सिद्धार्थ को लग रहा था कि शायद एडविन उससे मजाक कर रहा है। एडविन उससे कहता है कि डॉक्टर मैं जानता हूँ कि अगर आप चाहो तो एक ऐसी दवाई बना सकते हो जिससे इंसान अमर हो सके, क्योंकि आपके देश की धरती में कई सारी असीम शक्तियाँ छुपी हुई हैं और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ था जब आपने एक जड़ दिखाकर उस हाथी को रोक दिया था। अब दोस्तों सिद्धार्थ एडविन को कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर अब मुझे जाना होगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों सिद्धार्थ एडविन की बात को टालकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि एडविन उसे अमर होने के लिए एक दवाई बनाने के लिए कहने वाला था। दोस्तों अब हम अगले दिन सिद्धार्थ और जैकलिन को देखते हैं जो साथ में एक जगह पर बातें कर रहे थे। अब दोस्तों सिद्धार्थ के पास फ्रांस जाने के लिए कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए आज वो जैकलिन को अपने दिल की बात बताने वाला था। दोस्तों जब से सिद्धार्थ जैकलिन का इलाज कर रहा था, जैकलिन तब से ही उसे पसंद करने लगी थी, पर सिद्धार्थ ने आज तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। अब वो जैकलिन को बताने ही वाला था कि तभी जैकलिन की तरफ एक कुल्हाड़ी आती है जिसे सिद्धार्थ पकड़ लेता है। दोस्तों किसी ने जैकलिन पर हमला किया था और ये कोई और नहीं बल्कि नाना जी था। दोस्तों नाना जी उस वक्त का एक क्रांतिकारी वीर था जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता था और क्योंकि एडविन ड्यूप्लेक्स हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया करता था, नाना जी उन हिंदुओं का बदला लेने के लिए एडविन और उसके परिवार को हमेशा अपने निशाने पर रखता था। इसके लिए ही आज उसने जैकलिन पर हमला किया था। दोस्तों अब सिद्धार्थ वहाँ पर मौजूद था तो वो नाना जी के साथियों से लड़कर जैकलिन को बचा लेता है और इस लड़ाई में नाना जी भी काफी जख्मी हो जाता है। सिद्धार्थ नाना जी के खिलाफ नहीं था क्योंकि वो भी भारतीयों को आजाद देखना चाहता था, इसीलिए वो जख्मी नाना जी को उसके इलाके में लेकर जाता है और उसके जख्म के ऊपर दवाई भी लगाता है। तभी नाना जी सिद्धार्थ को कहता है कि आप जैसे भारतीय जब इन अंग्रेजों के साथ खड़े हैं इसीलिए हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप जैसे भारतीय इनका साथ छोड़ देंगे तो हमें कोई भी गुलाम नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसे कहता है कि तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल सही है, पर तुमने एक बेकसूर को अपना निशाना बनाया था, इसीलिए मैंने तुम पर वार किया। अगर तुम सही दुश्मन को निशाने पर रखोगे तो मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। दोस्तों सिद्धार्थ की बात सुनकर नाना जी वहाँ से चला जाता है और हम जैकलिन को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। अब वो दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक होने लगे थे और आखिर वो दिन भी आ गया था जिस दिन सिद्धार्थ को वो दवाई लेकर फ्रांस जाना था। अब सिद्धार्थ और जैकलिन साथ में होते हैं और सिद्धार्थ जैकलिन को एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है। वो जैकलिन को कहता है कि मैं जो भी तुम्हें कहना चाहता हूँ वो सब मैंने इस मशीन में रिकॉर्ड कर दिया है। दोस्तों तभी हम उस बंगले में नाना जी को आते हुए देखते हैं जो कि एडविन को मारने के लिए वहाँ आया था। थोड़ी ही देर में एडविन सिद्धार्थ के पास पहुँचता है और वो सिद्धार्थ को कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इस बंगले में हमारी बहुत सारी यादें बनी हैं, पर अब तुम फ्रांस जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। एडविन उसे उसकी फ्लाइट्स की टिकट्स भी देता है और कहता है कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी सिद्ध विद्या को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाएंगी। दोस्तों एडविन की बातें सुनकर सिद्धार्थ भी काफी खुश था क्योंकि एडविन पहले इतना अच्छा इंसान नहीं हुआ करता था, पर जब से वो दोनों दोस्त बने थे तो एडविन भी काफी बदल चुका था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नाना जी पहुँच जाता है और वो उन पर गोलियां चला देता है और दोस्तों एक गोली जाकर सिद्धार्थ को लग जाती है। तभी एडविन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि नाना जी ने डॉक्टर को गोली मार दी। दोस्तों इतना शोर सुनकर जैकलिन भी वहाँ आ जाती है। अब एडविन जैकलिन को देखकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जैकलिन भी उसी कमरे में है। दोस्तों एडविन जैकलिन को कहता है कि जल्दी से किसी को बाहर से बुलाकर लाओ, नाना जी ने सिद्धार्थ को गोली मार दी है। तभी जैकलिन बाहर मदद मांगने के लिए जाती है और दोस्तों यहीं पर ये कहानी रुक जाती है क्योंकि जिस वॉइस रिकॉर्डिंग से सिद्धार्थ और बीना ये कहानी को सुन रहे थे वो रिकॉर्डिंग आगे चल नहीं रही थी। अब दोस्तों ये पूरी कहानी जानने के बाद आदित्य को पता चल गया
बताया था कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बोन कैंसर की दवाई बना ली थी, पर अब भी उसे ये नहीं पता था कि वो दवाई आखिर होगी कहाँ। तभी वहाँ पर हेलन आती है और वो कहती है कि जो कहानी तुमने सुनी है वो बिल्कुल सही है, पर क्या तुम्हें पता है कि असल में डॉक्टर सिद्धार्थ को किसने शूट किया था। दोस्तों, आदित्य हेलन को कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। तो हेलन उन्हें कहती है कि असल में वहाँ नाना जी नहीं आया था, बल्कि एडविन ने ही सिद्धार्थ को गोली मारी थी, क्योंकि एडविन इस बात से काफी गुस्से था कि आखिर एक इंडियन को उनकी प्राइम मिनिस्टर से इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। वो इंडियन जो हमारी गुलामी कर रहे हैं, आखिर उन्हें हमारी प्राइम मिनिस्टर इतनी इज्जत क्यों दे रही है। एडविन को लगता था कि जो कुछ हम अंग्रेज नहीं कर पाए वो एक इंडियन कैसे कर सकता है, और वो सिद्धार्थ को कहता है कि डॉक्टर, मैं चाहता तो आपको पहले ही खत्म कर सकता था, पर मैं बस इस दवाई के बनने का इंतजार कर रहा था। अब दोस्तों, सिद्धार्थ एडविन को ऐसे देखकर काफी हैरान था और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो एडविन को कहता है कि मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, पर तूने हमारी दोस्ती की आड़ में ये सब किया। वो कहता है कि तू अगर चाहे तो मुझे आज खत्म कर दे, पर इतना याद रखना कि ज्ञान को कोई खत्म नहीं कर सकता और एक दिन तेरी सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। दोस्तों, ये कहकर सिद्धार्थ अपना दम तोड़ देता है और तभी वहाँ पर जैकलिन भी पहुँच जाती है, जो कि सिद्धार्थ को देखकर अंदर से टूट चुकी थी। अब दोस्तों, सिद्धार्थ के मरने के बाद एडविन फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि आपने जिस डॉक्टर को इंडिया में बोन कैंसर की दवाई बनाने के लिए भेजा था, वो डॉक्टर एक फ्रॉड निकला। वो आपके लिए दवाई बनाने में असफल रहा और इसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। मैं एडविन ड्यूप्लेक्स जल्दी ही आपके सैनिकों के लिए वो दवाई बनाकर आपको भेज दूंगा। दोस्तों, वो ये लेटर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर को भेज देता है और इधर डॉक्टर सिद्धार्थ के मरने पर जनता काफी दुखी हो चुकी थी, क्योंकि सिद्धार्थ उनके लिए हमेशा आवाज उठाता रहता था और उनकी काफी मदद भी किया करता था। दोस्तों, अब सिद्धार्थ को दफनाया जाता है और इसके अगले दिन ही एडविन ड्यूप्लेक्स अपने साथियों के जरिए नाना जी को भी ढूंढ लेता है। अब वो नाना जी के साथ साथ उसके परिवार को भी खत्म कर देता है। अब दोस्तों, एडविन जो कुछ भी कर रहा था, जैकलिन उस सब पर नजर रखे हुए थी। उसे पहले दिन से ही एडविन पर शक हो रहा था कि सिद्धार्थ को एडविन ने ही मारा है, क्योंकि उस दिन वो भी उस कमरे में मौजूद थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि नाना जी सिद्धार्थ को कभी नहीं मार सकता। दोस्तों, जैकलिन सिद्धार्थ की बनाई हुई दवाई और उसके फॉर्मूला को लेकर वहाँ से भागने वाली थी। वो अपनी बहन हेलन के साथ मिलकर एक वॉइस रिकॉर्डिंग करती है, जिसमें वो बताती है कि सिद्धार्थ को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे भाई एडविन ड्यूप्लेक्स ने ही मारा है। तभी उसे वहाँ पर एडविन के आने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर उस सुरंग में छुप जाती है जहाँ एडविन ने अपने लिए कब्र बनवाई हुई थी। दोस्तों, वहीं पर एडविन ने एक पियानो भी रखा हुआ था, जिसे वो अक्सर बजाया करता था। एडविन को पता चल चुका था कि जैकलिन उसी पियानो में छुपी हुई है। वो पियानो को बजाने लगता है और ऐसा करने से उस पियानो की खिड़की खुल जाती है और अब एडविन जैकलिन को बाहर निकालता है और उससे वो दवाई छीनकर वो उसे भी खत्म कर देता है। दोस्तों, वो जैकलिन को मारकर उसी पियानो में डाल देता है। दोस्तों, उसी रात कुछ हिंदुस्तानी एडविन के बंगले पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन हिंदुस्तानियों को पता चल चुका था कि एडविन ने नाना जी को खत्म कर दिया है और इस बात से वो हिंदुस्तानी काफी भड़क चुके थे। अब वो हिंदुस्तानी एडविन के बंगले में घुसकर सबको मारने लगते हैं और इधर एडविन का साथी जल्दी से एडविन के पास जाता है और उसे कहता है कि आपके बंगले में हमला हुआ है, लोग भड़क चुके हैं और वो आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, ये सुनकर एडविन उसे कहता है कि मैं इस कब्र में छुप जाता हूँ ताकि उन्हें पता ना चल सके। वो सिद्धार्थ की लिखी हुई किताबें और उसकी बनाई हुई दवाइयों को अपने साथ ही लेकर उस कब्र में छुप जाता है। वो अपने साथी को कहता है कि जब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेना। दोस्तों, ऐसा कहकर वो उस कब्र में छुप जाता है और थोड़ी देर में ही वो हिंदुस्तानी वहाँ आकर एडविन को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ एडविन नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही एडविन अपने साथी को आवाज देता है, पर दोस्तों उसके साथी को एक हिंदुस्तानी ढूंढ लेता है और वो उसे वहीं गोली मार देता है। अब दोस्तों, क्योंकि एडविन के बारे में सिर्फ उसके साथी को ही पता था, तो एडविन को उस कब्र से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। उस कब्र का ढक्कन काफी भारी था और वो बाहर से बंद किया हुआ था, इसीलिए एडविन के काफी कोशिश करने के बाद भी उस कब्र का ढक्कन नहीं खुल पाता और एडविन भी उसके
अंदर ही अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों उस रात जो कुछ भी उस बंगले में हुआ उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ जैकलिन की बहन हेलेन ही जिंदा बची थी, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो ही आदित्य को उस बंगले की सच्चाई बता रही थी। अब दोस्तों पूरी सच्चाई जानने के बाद आदित्य, वीना और शंकर तीनों ही उस बंगले के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब आदित्य को पता चल चुका था कि वो दवाई एडविन की कब्र में ही मिलेगी। वीना आदित्य को कहती है कि आदित्य हम उस बंगले में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर काफी खतरा है। अगर एडविन की आत्मा अब भी वहाँ पर हुई तो वो हमें उस दवाई को कभी हासिल नहीं करने देगी। तो आदित्य वीना को कहता है कि जब मेरी माँ ने आज तक इतनी मुश्किलों का सामना करके मुझे पाला है तो मैं भी अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी शैतान से लड़ने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब थोड़ी देर में ही वो तीनों उस बंगले तक पहुँच जाते हैं और जब सिद्धार्थ उस बंगले का गेट खोलने लगता है तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी दूर जा गिरता है। इससे हमें पता चलता है कि एडविन अब भी उस दवाई पर अपना हक समझता था और इसीलिए वो उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ एडविन भी आ जाता है जो कि सिद्धार्थ को कहता है कि मैंने जिस चीज के लिए अपनी जान गंवा दी तू उसे यहाँ से इतनी आसानी से कैसे ले जा सकता है। दोस्तों अब वीना आदित्य को कहती है कि आदित्य हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर हम ऐसे ही इस बंगले में जाने की कोशिश करेंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब दोस्तों आदित्य बहुत गुस्से में होता है और वो फिर से उस बंगले में जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर वो बाबा दिखाई देते हैं जो उसे हर मुसीबत में रास्ता दिखाया करते थे। वो बाबा आदित्य को कहते हैं कि बेटा आज रात फिर से ग्रह संरेखन होने वाला है। जब 8 ग्रह एक सीधी रेखा में होंगे तो बुरी आत्माओं की शक्तियाँ कमजोर हो जाती है और ये ग्रह संरेखन सिर्फ 11 मिनटों के लिए ही होगा। इन 11 मिनटों में बुरी आत्माएं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। अब दोस्तों आदित्य उस बाबा की बात को समझ जाता है और वो उस कब्र को खोदने के लिए कुछ सामान भी ले आता है, क्योंकि उस कब्र में से दवाई लाने के लिए उनके पास सिर्फ 11 मिनट ही थे। कुछ ही देर में ग्रह संरेखन होता है और वो तीनों दरवाजा तोड़कर उस बंगले में चले जाते हैं। वो तीनों जल्दी से उस सुरंग में जाते हैं और कब्र के ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद वो उस कब्र के ढक्कन को खोल लेते हैं और वो देखते हैं कि उसमें एडविन ड्यूप्लेक्स का कंकाल पड़ा हुआ था, जिसके आसपास कुछ किताबें और कुछ दवाइयां रखी हुई थी। वो तीनों जल्दी से उस सामान को उठाते हैं और एडविन के कंकाल को जला देते हैं। वो उसे जलाकर सुरंग से बाहर आ जाते हैं। तभी उनके 11 मिनट भी पूरे हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि ग्रह संरेखन खत्म हो चुका था तो एडविन की आत्मा फिर से शक्तिशाली हो गई थी और वो फिर से उन पर हमला कर देती है। दोस्तों एडविन उनसे वो किताबें और दवाइयां छीन लेता है और उनको जान से मारने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों अब वो तीनों उसके सामने कमजोर पड़ चुके थे। तभी हम दूसरी तरफ आदित्य की माँ और उसके डैड को देखते हैं जो कि कलिंगे महाराज को उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। दोस्तों थोड़ी देर में ही उस बंगले में डॉक्टर सिद्धार्थ की आत्मा पहुंच जाती है जो कि उन तीनों को एडविन से छुड़वा लेती है। अब सिद्धार्थ एडविन को कहता है कि तूने मुझे पहले धोखे से खत्म कर दिया था, आज देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है और आज तुझे पता चलेगा कि हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। दोस्तों सिद्धार्थ आदित्य को कहता है कि आदित्य तुम्हें आज फिर से अपना हथियार उठाना होगा जैसे तुमने पहले उठाया था हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए। दोस्तों आदित्य ये सुनकर कुछ नहीं समझ पा रहा था। सिद्धार्थ उसे कहता है कि आदित्य तुम ही नाना जी हो जिसने अपने लोगों के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि नाना जी कोई और नहीं बल्कि आदित्य ही था। सिद्धार्थ आदित्य को उसकी कुल्हाड़ी देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम एक दिन साथ में जरूर लड़ेंगे। अब दोस्तों एडविन उन दोनों पर हमला करता है पर सिद्धार्थ और नाना जी दोनों ही एडविन को अपनी शक्तियों से कमजोर कर देते हैं। हमें इन तीनों आत्माओं के बीच एक टक्कर की लड़ाई देखने को मिलती है जिसके अंत में सिद्धार्थ और नाना जी दोनों ही मिलकर एडविन को हरा देते हैं। दोस्तों अब क्योंकि एडविन पूरी तरह से खत्म हो चुका था तो आदित्य सिद्धार्थ की लिखी हुई किताब को उठाता है और सिद्धार्थ आदित्य को कहता है कि आदित्य हमारे पूर्वजों की खोज और उनका ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर पता चलना चाहिए और ये काम तुम्हें करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम जरूर करोगे। दोस्तों अब वो तीनों सिद्धार्थ की किताबें और दवाइयाँ उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और अब थोड़े ही दिनों में सिद्धार्थ की बनाई हुई दवाइयों की वजह से आदित्य की माँ ठीक होने लगी थी। तभी वो डॉक्टर आदित्य को कहती है
है कि बेटा तुमने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया है पर वो अब भी तुम्हें अच्छी तरह से पहचान नहीं पाती। तो आदित्य उन्हें कहता है कि भले ही आज मेरी माँ मुझे पहचान नहीं पा रही पर एक दिन उनकी याददाश्त जरूर ठीक होगी और वो मुझे जरूर पहचानेंगी। डॉक्टर सिद्धार्थ की दवाई की वजह से अब वो पहले से काफी ठीक हैं और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन उनकी याददाश्त जरूर लौटेगी और वो मुझे आदित्य कहकर पुकारेंगी। दोस्तों अब देखा जाए तो बहुत मुश्किलों के बाद आदित्य अपनी माँ को ठीक होते हुए देख रहा था और ऐसा सिर्फ सिद्धार्थ की दवाइयों की वजह से मुमकिन हो पाया था। अब दोस्तों आदित्य अपने आप को ये वादा करता है कि वो सिद्धार्थ के ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।